बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, जंग बंद हो गई है, दोनों तरफ से सीज़ फायर हो चुका है और आज दोनों मुल्कों के DGMO में भी रब्ता हुआ है और इसको कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया गया और मुज़ाकरात के लिए जो है किसी न्यूट्रल मकाम का तयन किया जाएगा और यकीनी तौर पर जब मुज़ाकरात होंगे तो फिर उसमें जो है वो तनाज़ात की भी बात होगी और फोकस जो किया जाएगा वो ज़ाहिर है कश्मीर और आबी वसाइल और दहशत गर्दी, ये तीन अहम निकात होंगे। लेकिन असल मामला ये है कि इस जंग में किसने क्या खोया, क्या पाया और इसके बेनिफिशरी कौन है। पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है, लेकिन उसके पीछे जो ताकतें हैं जो दुनिया की सुपर पावर तस्वर की जाती हैं, जिस तरह कि अमेरिका इसका क्रेडिट ले रहा है कि ये मैंने जंग बंद करवाई है और अब हम तजारत भी करेंगे और उनका ज़ाहिर है पूरी दुनिया पर एक असर व रसूख है और ये बालादस्ती की जंग भी है और ख़ास करके भारत ने तो ये खसूसी तौर पर इस खित्ते में बालादस्ती कायम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया था, जिसको जो है तहस नहस करके रख दिया है पाकिस्तान के शाहीनों ने। इसके अलावा चीन की क्या सूरत हाल होगी, जो एक टेक्नोलॉजी की वार थी उसमें कहा जा रहा है कि चीन को बालादस्ती हासिल हुई है और एक नया कारोबार खुल गया है चीन का और वो असले का कारोबार होगा, क्योंकि दफाई मामलात में जो डेमो पाकिस्तान ने करके दिखाया है उसमें चीन की टेक्नोलॉजी को बालादस्ती हासिल हो गई है। इन तमाम तर इश्यूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हसन अस्करी साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं और स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़ारूक बंगई साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मैं हसन अस्करी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, चूँकि आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं ख़ास करके अमेरिकन और चाइनीज़ के हवाले से, तो ये इसका बेनिफिशरी ज़्यादा चीन होगा या अमेरिका होगा? देखिए, इससे दोनों को कुछ एडवांटेज हासिल हुआ है। जी। अमेरिका की कामयाबी ये है कि उसने जंग बंद करवाई, उसने इनिशिएटिव लिया 10 मई को और 10 मई की शाम को जंग बंद कराई, तो उसका तो क्रेडिट अमेरिका को मिलता है। जी। तो चीन को जो क्रेडिट जाता है वो ये है कि पाकिस्तान चीन का जो वेपन सिस्टम इस्तेमाल करता है, एयर जॉइंट प्रोजेक्ट है JF थंडर चीन का, और इसी तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह, तो उसमें ये साबित हुआ है कि जो चीन की टेक्नोलॉजी है, वॉर टेक्नोलॉजी, वो ज़्यादा मौसर साबित हुई है, जबकि राफेल का मामला या H-400 जो कि रशियन है, और इन मामलात में चीन को एक एडवांटेज डेफिनेटली मिल जाता है कि पाकिस्तान ने चीन के वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करके अपनी धाक, न सिर्फ अपनी धाक बनाई बल्कि चीन की वेपन सिस्टम की सुपीरियरिटी भी साबित की। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि चूंकि हमने माजी में देखा है कि जब 1965 की जंग में पाकिस्तान ने इंडिया को एक इबरतनाक शिकस्त दी, तो उसके बाद इंडिया ने किसी और तरीके से पाकिस्तान से बदला लेने के लिए मशरकी पाकिस्तान में जो है वो मुनाफरत के बीज बोए, वहाँ लोगों को इस्तेमाल किया और उसका नतीजा क्या निकला कि बांग्लादेश बन गया। अच्छा, क्या इंडिया इसको हजम कर लेगा जो अभी उसको शिकस्त हुई है, या इसके किसी और तरीके से हमारे रास्ते में कांटे बोने की कोशिश करेगा? देखिए, पब्लिकली तो इंडिया एडमिट नहीं कर रहा ना जी। वो अपनी कामयाबी जाहिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि इंडिया को क्या नाकामी हुई है। जहाँ तक कांटे बोने का ताल्लुक है, देखें, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात तो खराब है ना, वो तो खराब ही रहेंगे, क्योंकि तनाज़ात जब तक हल ना हो, मामलात खराब रहते हैं, तो एक मुखालिफ मुल्क के तौर पे तो भारत अपनी जगह मौजूद रहेगा और उसकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करे डिप्लोमेटिक लेवल पे। इस वक्त जंग जो है डिप्लोमेसी की जंग होगी
और उसमें जाहिर है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाएगा और पाकिस्तान की तरफ से लाजिम हो जाता है कि ये अपना जो डिप्लोमेसी को बड़ी मेहनत से, बड़ी एफर्ट से और जो उनके हमदर्द ममालिक हैं उनके ताबून से अपने मफादात को आगे बढ़ाए। तो आप ये कह लीजिए कि अब हथियारों वाला मामला तो नहीं होगा, लेकिन डिप्लोमेसी में मुकाबला आपका इंडिया से उन मामलात पे चलेगा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त फंसे हुए हैं, जिसमें आप कश्मीर कह लें, इंडस वाटर ट्रीटी पे जो इंडिया ने यकतरफा सस्पेंशन की बात की है और दूसरे तनाज़ात जो इंडिया पाकिस्तान में मौजूद हैं जिससे कि इनके ताल्लुकात खराब हैं। तो जब तक ये मामला बिगड़े रहेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मुखालफत जो है वो चलती रहेगी। अच्छा सर, कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी पर बाद में आते हैं। पहले ये बताइएगा, इस वार में जो है कहा जा रहा था कि जी इंडिया जो है उसके सफारती तल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं और उनके सफारत खाने बहुत सरगर्म है पूरी दुनिया में और यकीनी तौर पर वो हमें मुतहर्रक ज़्यादा नज़र आता था। लेकिन इस वार के दौरान कोई इंडिया के साथ उस तरीके से किसी भी मुल्क ने ना तो खुलकर उसका साथ दिया और ना ही उसकी कोई डिप्लोमेसी काम आई। क्या वजह क्या बनी? देखिए, इसकी एक तो बुनियादी वजह ये थी कि जो उसने इल्ज़ाम लगाया था पहलगाम में टेररिज्म का, उस पर कोई वो एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके जी। उन्होंने उनका जो एविडेंस होता था वो तारीख सुनाते थे कि जी 1980 में पाकिस्तान मुजाहिदीन ग्रुप के साथ था। 1980 में तो अमेरिका भी साथ था पाकिस्तान के और मुजाहिदीन के साथ, जब रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में जंग हो रही थी। 1990 में पाकिस्तान ने ये किया, मुंबई में ये हुआ। तो वो पुरानी कहानी सुना रहे थे, लेकिन उस पुरानी कहानी से ये साबित नहीं होता था कि ये जो वाकया लेटेस्ट 22 अप्रैल को हुआ है उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो पहली तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की नाकामी ये थी कि उन्होंने अपना जो इल्ज़ाम लगाया उसके सबूत मुहैया नहीं किए। दूसरी जो हिंदुस्तान के लिए मसला बना कि जो फौजी कार्रवाई उन्होंने की है वो इतनी मौसर साबित नहीं हुई और पाकिस्तान जिसकी फोर्सेस इंडिया की फोर्सेस से छोटी हैं और चाहे कोई भी हो, लैंड फोर्सेस हो, सी फोर्सेस हो, हवाई फोर्सेस हो, इंडिया को एक बालादस्ती हासिल है। लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस में जो पाकिस्तान ने जो कार्रवाई दिखाई तो इसका भी एक इम्पैक्ट जो है पैदा होता है। और तीसरी वजह इसकी ये थी कि अमेरिका अगरचे हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने एक नॉन पार्टीजन न्यूट्रल पोजीशन एडॉप्ट की और फिर बाद में दखल देकर जब देखा कि मामले बिगड़ सकते हैं तब उन्होंने एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले किया है। हिंदुस्तान के पार्टनर का रोल इस झगड़े में उन्होंने प्ले नहीं किया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, दो अहम मुल्क अमेरिका और चीन दोनों जो है वो इस वक्त अगले मामलात पर जो है गहरी नज़र रखे हुए हैं। ख़ास करके चूँकि जंग बंदी में बहुत अहम किरदार अदा किया अमेरिका ने, तो अमेरिका दोनों मुल्कों के साथ अब तजारत की बात कर रहा है और कहता है कि जी कि हमने ट्रंप का भी बयान था कि उन्होंने कहा कि जी हमने तजारत को इस्तेमाल करके दोनों पर दबाव बढ़ाया और दोनों को धमकी दी कि अगर आप जंग बंदी नहीं करेंगे तो हम तजारत बंद कर देंगे। और अब दोनों जो है वो इस पर रजामंद हुए और अब हम दोनों के साथ जो है तजारत को बढ़ाएंगे। ये किस किस्म की तजारत होगी? क्या दफाई साजो सामान के बड़े सौदे होने जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है जी इस वक्त भी। यानी पाकिस्तान के अगर किसी मुख्तलिफ मुल्कों से आप देखें तो सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका है। तो वही तजारत जो है वो चलती रहेगी और हिंदुस्तान के साथ उनकी तजारत और उनकी अमेरिका की जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। जी। दूसरा ये है कि अमेरिका इंडिया को एक नया वेपन सिस्टम फरोख्त करना चाहता है, जो मेरा ख्याल है कि वो होगा, क्योंकि अभी चंद दिन हुए एक डिफेंस ट्रीटी साइन हुआ है। डिफेंस का सामान अमेरिका उनको मुहैया करेगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान
से अभी कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है वेपन सिस्टम का। इस पर पाकिस्तान का जो मेजर सप्लायर है वेपन का वो चीन है। अमेरिका के आपके पास F-16 एयरक्राफ्ट हैं, कुछ वेपनरी है अमेरिका की आपके पास जो पुरानी आपके पास आई हुई है, लेकिन नए जो वेपन हैं वो आपको या तो आए हैं चीन से, कुछ ड्रोन आपको टर्की से जो है वो मुहैया हुए हैं। टर्की ने भी आपकी इस सिलसिले में मदद की है। तो मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका अगर यहाँ असर बढ़ाना चाहता है तो अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके अगर उन तनाज़ात को हल करने में मदद करे जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हैं, तो उससे अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो और बढ़ेगा। उसमें कश्मीर है, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी है। इस किस्म के मामलात को तय करवाने में अगर अमेरिकी सदर को रोल प्ले कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि यहाँ अमन और सुकून के इम्कानात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि मसला कश्मीर भारत ने तो एक किस्म का फ्रीज कर दिया हुआ था और वो तो इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते थे, उन्होंने इसका स्टेटस भी ख़त्म कर लिया था और अपने में जम कर लिया था। अब इस जंग के बाद क्या मसला कश्मीर दोबारा जिंदा हो गया है? और जिस तरीके से अमेरिका ने भी कहा है कि वो सालसी करवाने के लिए भी तैयार है कश्मीर के मामले पे, तो क्या समझते हैं कश्मीर का मसला असर नो जो है वो जिंदा हुआ है और इसका मुस्तकबिल क्या आगे आने वाले दिनों में इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, कश्मीर पे बैनुल-अक़वामी तवज्जो दोबारा आई है इस वाक़े की वजह से। यानी हिंदुस्तान जिस चीज़ को छुपाना चाहता था वो उसकी अपनी कार्रवाई की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर चला गया है। लेकिन इस मसले का हल कोई इतना आसान नहीं होगा। वजह यह है कि अमेरिका अगर मदद भी करना चाहेगा तो अमेरिका कोई फैसला हिंदुस्तान पे इम्पोज नहीं करेगा जी, क्योंकि हिंदुस्तान की अमेरिका को भी ज़रूरत है। वो होती है चीन के मुकाबले में, चीन को पीछे धकेलने के लिए वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो लिहाजा जहां वो कश्मीर के मसले में अमेरिका मदद करेगा, लेकिन वो इस तरह मदद नहीं करेगा कि पाकिस्तान की बात 100% मानी जाए। माजी में अमेरिका का जो पॉलिसी थी कश्मीर के बारे में वो ये थी कि वो कश्मीर को एक डिस्प्यूट समझता था, यानी हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं बल्कि डिस्प्यूट समझता था। अलबत्ता अमेरिका ये कहता था दोनों मुल्कों को कि आप मिल के कोई इसका हल निकाल लें तो हम उस हल को नाफिज करने में आपकी मदद कर देंगे। तो मेरा ख्याल यही है कि अमेरिका कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पुख्तो शरीक से अगर ये किसी रास्ते पे एग्री कर जाएं कश्मीर को मसले को हल करने के लिए, उसको अमेरिका नाफिज करेगा। लेकिन अपनी तरफ से अमेरिका कोई हल पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे नहीं ठोसेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ सवाल छोड़े जा रहा हूँ, साथ में गुफ्तगू में शरीक कर लूँ फरूक बंगई साहब को, लेकिन सवाल बड़ा अहम ये है कि अब चीन के लिए एक नई इंडस्ट्री का रास्ता खुल गया है, चूँकि इससे पहले चीन से कोई दफा के सौदे लोग नहीं कर रहे थे। और क्या अब जो पाकिस्तान ने डेमो करके दिखाया है चीन की टेक्नोलॉजी का, उसके बाद चीन दफा की इंडस्ट्री में कितना कारगर साबित होगा? दुनिया में अब चीन की टेक्नोलॉजी दुनिया बाय करेगी? इसका जवाब आपसे चाहेंगे, लेकिन उससे पहले फ़रूक बंगई साहब से मैं ज़रा पूछ लूँ। जी फ़रूक बंगई साहब, किसने क्या खोया क्या पाया? पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया और इंडिया ने क्या लूज़ किया है, क्या उन्होंने हासिल किया है? कुछ इस पर थोड़ी रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मियाँ साहब, प्रोफेसर साहब को आपने लाइन पे लिया, वो हमारे उस्ताद है, उस्तादों के उस्ताद है। जी। उनके सामने तो बोलना भी बड़ा अजीब सा लगता है, हमने सब कुछ उनसे सीखा है। लेकिन ये जो जंग है 88 घंटे की जो जंग हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये जंग पूरी कौम ने लड़ी है। और फील्ड में अगरचे इसकी जीत का सिरा जो है मुसल्लह अफवाज के नाम है, लेकिन ये जंग पूरी कौम ने लड़ी है। इसमें हर सेगमेंट शामिल हुआ है, वो पॉलिटिकल फोर्सेस थे, मीडिया के देखिए आप, वॉरियर्स देखे, साइबर वॉरियर देखे, सोशल मीडिया, सब ने बराबर का इसमें हिस्सा डाला है। अब ये जंग जो है वो हम जीत चुके हैं जी। लेकिन इसका ये है कि ये
जंग जारी है, सीज फायर अगरचे फील्ड में सीज फायर हो चुका है जी, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे सीज फायर नहीं हुआ है। ये जो है बैटल फील्ड से जंग निकल करके ये डिप्लोमेटिक फील्ड में ये जंग चली गई है। अब डिप्लोमेटिक फील्ड में इसको जीतना जो है वो हमारी, वैसे भी मंगेश साहब मैं तो इसे अधूरी जंग कहूंगा, क्योंकि कोई फैसला तो हो नहीं सका। जी अधूरी है अभी। जल्दी में जो है सीज फायर हुआ है, उसको बाद में बात करेंगे। अब ये जो है डिप्लोमेटिक फील्ड में और वो फील्ड में जो है बात जंग, आप फील्ड में तो जीतते हैं लेकिन टेबल टॉक्स के साथ हार जाते हैं। ये अब पॉलिटिकल फोर्सेस का मतलब है कि आपका कहने का मतलब कि अफवाज पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा कर दी है, अब पॉलिटिकल फोर्सेस की जिम्मेदारी है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पॉलिटिकल फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि उचित तरीके से उसको एक ग्रैंड जो इसका डायलॉग हो और उसका एजेंडा हो और उसको अच्छी तरीके से इसको लड़े जा करके, क्योंकि मुल्क को इस जंग से जो ना मुसल्लह अफवाज ने क्रिटिकल सूरत हाल को कौम को निकाला है, ग्रेव सूरत हाल से निकाला है बल्कि, और क्रिटिकल में अभी दाखिल हुए। क्रिटिकल से निकालना पॉलिटिकल फोर्सेस की जिम्मेदारी है। एक तरफ तो इसका एक पहलू ये है कि अब जंग जारी है और इनको, जैसे प्रोफेसर साहब ने फरमाया, दूसरी बात यह है कि जंग में हाई जो है ना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हुई है और उसकी वजह से तमाम जितनी भी मतलब पावर्स है उसकी तवज्जो इस तरफ आई है। हाई टेक बैटल है ये, हमें भी पता चला है किस किस्म के रवाई, और इंडिया को भी पता चला है कि रवायती जो हथियार है उससे हट करके हमें हाई टेक और दीगर हथियार की तरफ जाना होगा, और हमने इसमें बालादस्ती जो इसके अलावा चाहिए जियो पोलिटिकल मास्टर स्ट्रोक हुआ है, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने भी फरमाया। तो वो ये है कि अभी कश्मीर का मसला और दहशतगर्दी का मसला जो इंडिया हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, और खास करके आबी जारहियत का मामला, इसके तरफ तवज्जो मबजूल हुए और ये मामला हमने उठाने होंगे। ठीक ठीक। अच्छा जी प्रोफेसर साहब, अब वही वाला मेरा सवाल है कि चीन के लिए एक नई इंडस्ट्री का इजाफा हो गया है, दफा की इंडस्ट्री का, तो दुनिया बाय करेगी चीन की टेक्नोलॉजी? देखिए, चीन की टेक्नोलॉजी की वाह तो हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल की है। खासकर आपका JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट जो कि ज्वाइंट प्रोडक्शन है पाकिस्तान की और चीन की जी, उसकी डिमांड में इजाफा होगा। पाकिस्तान की पहले कोशिश थी कि इन जहाज़ों को फरोख्त किया जाए। नाइजीरिया ने ये जहाज लिए हैं, अज़रबैजान ये जहाज लेगा, और मेरा ख्याल ये है कि इसकी डिमांड आएगी। और इसी तरह जो हाई टेक पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है और मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है, जो पाकिस्तान और चीन की जॉइंट प्रोडक्शन है, ये वो चीज़ें हैं जिसमें मेरा ख्याल है अब चीन के वेपन सिस्टम की तरफ, असले की तरफ बैनुल-अक़वामी तवज्जो पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे इस्तेमाल करके उससे मौसर होने का सबूत मुहैया किया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को तो जो ना इंडिया ने खास करके ऐसा पाकिस्तान का पोस्टर बनाया था कि शायद ये मंगता पाकिस्तान है, हर जगह पे कशकोल लेके चले जाते हैं, और ख़ास करके हम देख रहे थे कि बाज़ दोस्त मुल्क भी अब हमारे साथ, और उनका रवैया वो वाला नहीं रहा था। लेकिन इस जंग के बाद, जीतने के बाद, पाकिस्तान ने जो एक दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, उसके बाद क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हैसियत जो है वो आलमी सतह पर बेहतर हुई है, और वो लोग जो सिक्योरिटी के मामलात में और दफा के मामलात में कभी पाकिस्तान की तरफ देखा करते थे, अब इंडिया की तरफ टिल्ट करना शुरू हो गए थे, क्या उनकी वापसी मुमकिन होगी? देखिए, मेरा ख्याल है ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये मिडल ईस्ट की जो गल्फ की रियासतें थी जी, वो ज्यादा अब झुकना शुरू कर रही थी हिंदुस्तान की तरफ, जिसमें UAE भी, जो अगरचे पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है UAE, लेकिन वो भी उस तरफ झुक रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान की फोर्सेस ने जो प्रोफेशनलिज्म शो किया है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे कंट्रोल दिखाया है, उससे जो फोर्सेस की जो रिस्पेक्ट है हमारी सर्विसेज की, वो मिलिट्री की रिस्पेक्ट जो है इन मुल्कों में और ज़्यादा हो जाएगी। माजी में भी पाकिस्तान की फोर्सेस ने, तीनों सर्विसेज ने मिडल ईस्ट की गल्फ स्टेट की मदद की है, लेकिन अब इस वाक़े के बाद मेरा ख्याल है कि इसका मुकाम और हैसियत पहले से ज़्यादा जो बेहतर है, और बल्कि आलमी सतह पर अब कुछ अर्से के बाद देखिएगा कि तनकीदी जायजे होंगे इस लड़ाई के जो चंद दिन की
लड़ाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हुई है, और उसमें जब पाकिस्तान के कार्रवाई के तारीफ होगी तो उससे बैन अवी सतह पर भी पाकिस्तान की फोर्सेस की रिस्पेक्ट जो है माजी की निस्बत से बढ़ जाएगी कि छोटी फोर्स होने के बावजूद इन्होंने एक बड़ी फोर्स पे बेहतर परफॉर्म किया है। ये वो नुक्ता है कि आपकी छोटी फोर्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं अगर प्रोफेशनलिज्म है, डिसिप्लिन है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको आती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, खास करके ये जो 10 मई वाला वाक़या है उसके बाद पाकिस्तान एक बावकार नेशन के तौर पर उभरा है और हमने साबित किया है कि जी हम अपने दफा पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम में सलाहियत भी है, जज्बा भी है और कौम में भी एक यकजहती है। ख़ास करके ये जो सिनेरियो अब बदला है उसके बाद पाकिस्तान को एक अल्लाह ताला ने मौका फ्राहम किया है और मैं समझता हूँ कि एक बुनियाद फराहम कर दी है, उस पर अब हमें चीज़ें बिल्ड करनी चाहिए। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान को इंटरनली क्या करना चाहिए, चूँकि इससे पहले हमने देखा था कि कौम जो थी वो भी इंतशार का शिकार थी, सियासी अफरा तफरी थी, माशरती मामला भी जो है वो संभाले नहीं जा रहे थे और ख़ास करके दहशत गर्दी और सूबों के दरमियान भी मुनाफरत पाई जा रही थी। इशू बहुत ज़्यादा थे जिसमें एक दूसरे पर खासी तनकीद भी की जा रही थी और अब कौम यूनाइट हुई है और एक मौका अल्लाह ताला ने फराहम किया है। अब इस मौके से हमें क्या फ़ायदा उठाना चाहिए, किस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए? देखिए, एक जो चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आई है जी, वो ये है कि मुल्क की जो अंदरूनी स्ट्रेंथ होती है वो कामयाबी की ज़मानत होती है जी, और जहाँ तक आपकी स्ट्रेंथ मिलिट्री की थी वो आपने डेमोन्स्ट्रेट की है जी। अब आपको दो चीज़ों पे तवज्जो देने की जरूरत है। एक तो ये है कि आपकी इकोनॉमी को बेहतर करने की तरफ तरजीह होनी चाहिए ताकि हमारा इंहिसार दूसरे मुल्कों पे कम हो, IMF, वर्ल्ड बैंक इनसे कम हो और हमारी इकोनॉमी का कारोबार मुल्क के अंदर रिसोर्सेज के ऊपर हो। तो इकोनॉमी से जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, पाकिस्तान के जो ऑप्शन है वो बढ़ते हैं। एक तो इकोनॉमी को बेहतर करने को देनी चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान की सियासत में जो खलफशार है और एक दूसरे की मुखालिफत है और इंतशार है, इसको कम करना जरूरी है क्योंकि इक्तिसादी तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती अगर पाकिस्तान की सियासत उसी तरह चलेगी जिस तरह इस वाक़े से पहले पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत चल रही थी। अगर एक दूसरे की मुखालफत, एक दूसरे को खराब करना, एक दूसरे पर बयानबाजी करना, अंदरूनी झगड़े जो है दोबारा जिंदा होंगे तो फिर उससे आप अपनी इक्तिसादियात को बेहतर नहीं कर सकेंगे क्योंकि सियासी हम आहंगी को बढ़ाने की जरूरत है और सियासी हम आहंगी अगर बढ़ेगी तो इक्तिसादी तरक्की मुमकिन होगी। इक्तिसादी तरक्की मुमकिन होगी तो पाकिस्तान का एहतराम मजीद इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ेगा। तो हमें अपने अंदर इस्लाह करने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मार्का के असरात के हवाले से, किस मुल्क ने क्या खोया क्या पाया, आइंदा के मामलात किस किस्म के होंगे, दोनों मुल्कों के रिलेशंस अब किस नहज पर जा रहे हैं और क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल है या कि आर्जी फेज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फ़ारूक बंगई साहब। जी फ़ारूक बंगई साहब, एक तो हमें ये बताइएगा कि हमारी फतह के पीछे वजूहात क्या थी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और अहम सवाल है, चलें पहले इस पे बात कर लें, फिर चूँकि मोदी ने भी अपनी कौम से ख़िताब किया है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले आप इस हवाले से आप साहब हमारी फतह की, वैसे तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि फतह के पीछे जो है ना पूरी कौम है जी, इत्तेहाद है, खुलूस है, लेकिन बहैसियत मुसलमान अगर मैं देख लूँ इसको तजिया करूँ जी तो देखिए हमारे बुनियादी मरसूस जो था वो हमने एक आयत से लिया था तो उसका नाम हमने दिया हुआ था और वो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं उससे पहले, उससे चौथी आयत से पहले कि आप जो कहते हैं वो करती भी करो, क्या भी करो, जो
कौल और फेल में आपका कोई फर्क नहीं होना चाहिए, मफहूम यही है। तो वो ये है कि और अच्छा, चूंकि वक्त कम है, इसका मतलब ये है कि नुसरत खदाबंदी थी। करना चाहता हूँ उसमें ये है कि जब लोग मतलब है कि अहली दीवार बनकर के सफारा होते अल्लाह के रास्ते में जी, तो वहाँ पे जिक्र है नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। ये नस्र मिनल्लाह का नतीजा है, नस्र मिनल्लाह है, वरना जो कुछ उनके पास था और वो जो कुछ कर रहा था, इंटरनेशनल सपोर्ट को जो हासिल था, जो गुरूर था, जो उसके पास संदूर था, जो होली मना करके संदूर पहनता रहा है हमारे ऊपर, ये नस्र मिनल्लाह है बस। अच्छा बंगी साहब, आज मोदी ने कौम से खिताब किया है और उसमें कहा है कि दहशत गर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, पाकिस्तान के साथ सिर्फ दहशत गर्दी और इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर बात होगी। ये तो सुई तो फिर वहीं की वहीं अड़ी हुई है। ये सब बात असल में ये है कि वो मकार भी है और उसका दिमाग भी ख़राब है, आधा तो उसका ठिकाने आ गया दिमाग। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये है कि मजीद भी इसका दिमाग ठीक करने वाली है। इसका दिमाग ठीक करने वाला इसलिए है कि अब कौम जब उठेगी ना उसके खिलाफ वहाँ की इंडिया में, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब पानी और खून की बातें करता है, जाहिर है पानी तो साफ होना चाहिए, उसमें खून किसने कहा है? हमने तो खून नहीं डाला है, खून तो ये डाल रहा है पानी में, ड्रामे तो ये करता है, फाल्स ऑपरेशन ये करता है। सबसे पहले इसने जनाब हमला किया, मसाजिद में लोगों को शहीद इसने किया और हमें कहता है कि मैंने। दूसरी बात, जहाँ तक आपने फरमाया कि वो कहता है मैं नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को, हाँ, वो ये भी बड़ी अहम बात है कि वो कहता है कि हमने तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तबाह करके रख दिया और पहले 3 दिनों में हमने जितना नुकसान पहुंचाया और फिर पाकिस्तान ने खुद जो है वो हमारे मिलिट्री ऑपरेशन, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से बात की और कहा कि जी जंग रोक दी जाए। तो लेकिन आलमी सतह पर तो जो ऑब्जर्वर हैं वो तो कुछ और कहते हैं। देखिए सर, बात ये आर्मी सतह पूरा मीडिया उसको कवर कर रहा था, ठीक है। अगर वो शेख खुर्दा न होता, उससे तबाही न होती, वो कभी भी इस तरफ ना आता। वो तो पाकिस्तान को फतह करने की गया हुआ था। अच्छा। लेकिन उसकी तो आदत है, वो सोशल मीडिया पे कहते हैं ना कि अच्छा अब रोना बंद करो, इसके लिए पानी मंगवाओ, तो कहता स्टिंग मंगवाओ, स्टिंग। वो तो हमेशा स्टिंग पीता है। 2019 में भी उस जमाने का जो उस टाइम का दिन जो फॉरेन मिनिस्टर है वह अमेरिका का, उसने कहा था कि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर था, मैं काउंटर पार्ट था, उसने मुझे रात को नींद से उठाया था और कहा था कि पाकिस्तान हमें एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। 2019 में जब इन पे सख्ती आती है, तबाही आ जाती है इनकी, तो ये उधर भागते हैं। ये तो शुरू से स्टिंग मंगवाते, स्टिंग पीते। अच्छा, लेकिन अभी जो सूरत हाल है बंगई साहब वो ये है कि उसी तरीके से मोदी जो है वो आज फिर उसकी गुफ्तगू से तो ऐसे लग रहा है जैसे उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया। तो अब जब मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान तो कह रहा है जी कि सिंध तास माहदे पर बात करेंगे और कश्मीर पर बात करेंगे। वो तो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है उस पर बात करूँगा और दहशत गर्दी पर बात करूँगा और इसके अलावा कोई बात नहीं करूँगा। दूसरा बात यह है कि ये जो अगर चीज़ सीज़ फायर में के बारे में बताया जाता है कि जल्द हुआ है और इसमें गारंटियाँ कुछ वाज़ेह नहीं है जी, लेकिन हमारा वास्ता है सिर्फ गारंटर से, जिसने गारंटी दी है, हमने उससे बात करनी है। हम उसको बताएंगे कि जी हमारा एजेंडा है मुज़ाकरात का और ये बातचीत हमने करनी है उसके साथ। हम तो गारंटर की बात मानिए, इसको तो हम मानते भी नहीं थे। ये तो खुद शिकस्त खुर्दा हुआ है, इसका सब कुछ सिस्टम तबाह हुआ है और उसने जाकर के उनको बताया है और फिर वहाँ से जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसने हमारे चीफ साहब से रब्ता किया और उसके बाद सीज फायर। आप मुझे खुद बताए ना, सीज फायर का जो है ऐलान किसने किया है? ट्रंप ने किया है ना? ट्रंप ने किया खुद, उसने खुद किया, वो गारंटर है। ये तो अब कौम को ये क्या बताए कि मेरा बेड़ा गर्क हो गया, ये तो नहीं बता सकता है। सही बात है। अच्छा बकी साहब, इसका फैसला कौन करेगा कि पाकिस्तान फतहमंद रहा है, इंडिया को शिकस्त हुई है? क्योंकि इंडिया भी, मोदी भी कह रहा है जी कि हमने तो जो है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन मियां साहब, सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये है कि सफारती जंग हम जीत चुके थे जी। जो बंदा डायलॉग से भागता है, सफारती सतह पे सबूत नहीं दे सकता है, तो वो जंग पे आता है। वो जंग पे आ गया, जंग में भी हमें फतह हुई। उसने पहल कर दी, पहलगाम के केस में उसने पहल की, ठीक, पहला भी उसने पहल करके हमला कर दिया और उसके बाद ड्रोन भेजे। हमने तो रिटेलिएशन किया, सिर्फ जो हक था इस्तेमाल किया और वो भी हमने महफूज रखा था। आपको पता है हम प्रोग्राम करते थे रात के वक्त, महफूज था। लेकिन जब इसे नूर खान बेसे, एयर बेस और दूसरे बेसिस को निशाना बनाया
तो फिर तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जब आपके पास एक यूएन चार्टर के मुताबिक भी रिटेलिएशन का हक हो और कैपेबिलिटी भी हो, तो हम किस तरह माफ करते। फिर एक ही हमले की मार, एक ही हमले के बाद ये ढेर हो गया। फिर उसके बाद आपको पता है कि फोन आया और फोन के बाद ट्वीट। अच्छा बंगई साहब, एक बात की मुझे समझ नहीं लगती कि ये झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहे हैं। पहले भी इनके मीडिया ने भी झूठ बोलकर जो पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, फौज अंदर दाखिल हो गई, लाहौर में हमने कब्जा कर लिया और कराची पे जो है वो इस तरह हो गया, तो वो सारा कुछ तो फेक था, उसमें कोई रत्ती बराबर भी हकीकत नहीं थी। अब फिर मोदी जो है वो वही जुबान इस्तेमाल कर रहा है, उसी किस्म के बयान दे रहा है। तो इसका फैसला किसने करना है कि कौन जीता है कौन हारा है? देखिए जी, अब मैंने जैसे अर्ज किया कि डिप्लोमेटिक जंग अभी भी जारी है। अब हमें चाहिए कि हम अपना एजेंडा तैयार करें। पहली बात तो यह है कि कश्मीरियों का मामला है, ये हमारा मामला है, लेकिन फर्स्ट पे कश्मीरी है। फिर खित्ते का मामला है, क्या हमें अमन का, साउथ एशिया को हमने जंग से बचाना है, न्यूक्लियर वॉर से बचाना है, अमन कायम करना है। दहशतगर्दी है यहाँ पे हो रही है और इंडिया खुद कर रहा है दहशतगर्दी। कश्मीर में इंडिया खुद दहशतगर्दी करता है, झूठ बोलता है। कल ये वहां की कोई हमला कराएगा और फिर कहेगा पाकिस्तान ने जनाब पंजाब में भेज दिए, इंडियन पंजाब में। ये तो ड्रामेबाज है। और उसके अलावा ये है कि हमने खित्ते में अमन के साथ साथ अपने मामलात भी हल करें। कश्मीर इस वक्त जैसे मैंने बताया कि जियोपॉलिटिकली मास्टर स्ट्रोक है, तमाम ममालिक की तवज्जो कश्मीर की तरफ है। मसला है कश्मीर को फर्स्ट पे रखना है, दूसरे नंबर पे पानी का मामला है और दहशतगर्दी का मामला है, ताकि अमन हो। यहाँ पे एजेंडा तैयार करके हम मुज़ाकरात के लिए हमने डिप्लोमेटिक फोरम में फेंक देना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं मानता है तो जो कुछ पहले हुआ है उसके साथ इस तरह और उससे ज्यादा होगा, क्योंकि आइसोलेट हो चुका है मुकम्मल तौर पे। डिप्लोमेटिकली पहले भी उसके पास कुछ नहीं था और जिसने इसको धक्का दिया है वो भी पीछे हो गए आप। अच्छा बंगई साहब को थोड़ा सा मुझे भी इजाजत है कि मैं भी कोई बात कर लूं। मोदी के फेवर नहीं करें, बाकी जो मर्जी करना कह दें। अच्छा नहीं, मैं वही बात करना चाह रहा था। देखें मेरी बात सुने, जो मर्जी मोदी कहता रहे, एक तो वो अब फिर एक नए तरीके से अपनी कौम का ना मोराल बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को बचाने की, सियासी तौर पर बचाने की कोशिश कर रहा है। एक तो देखें कि इस जंग के, इस मार का हक के जो है ना बहुत गहरे असरात मरतब, ना सिर्फ दोनों मुल्कों पर असरात मरतब होंगे, इसके बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बड़े गहरे असरात मरतब होंगे। बहुत कुछ ये चंद घंटों की लड़ाई ने बहुत कुछ तब्दील करके रख दिया है, ठीक है, और वो उसका पता अब आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। एक तो मेरा ख्याल है कि इसका फैसला जो है ना वो बैनुल-अक़वामी मीडिया, बैनुल-अक़वामी जो अदारे हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, इसका फैसला वो करेंगे। मोदी ने नहीं करना वो, और ना हमें उसके किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है या नहीं हुई। ये दुनिया ने देख ली है, दुनिया जो है उसके सामने है और दुनिया तस्लीम कर रही है। आज इंटरनेशनल अदारे और वो क्रेडिबल किस्म के जो मीडिया के अदारे हैं जो वार्स को कवर करते हैं, वो पाकिस्तान की सलाहियतों का इतराफ़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी के इंडिया को चारों शाने चत करके रख दिया है पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान की सलाहियतों का इतराफ़ कर रहे हैं। तो हमें इसके मोदी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान इस मार्का में फतह याब हुआ है, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोदी क्या कहता है, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको कहूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ कि ये लिख कर रख लें कि मोदी के अब दिन गिने जा चुके हैं। वो अब ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। उसके ख़िलाफ़ आप देखिएगा अवामी सतह पर जो है वो रद्द अमल सामने आना शुरू हो जाएगा। उसके ख़िलाफ़ जुलूस निकलेंगे, जलसे निकलेंगे। वो उसकी सियासत अब दफन होने की तरफ जा रही है और बहुत जल्द मुझे तो यकीन है कि आइंदा आने वाले 5-6 माह में जो है मोदी का तख्त से तख्ता हो जाएगा और उसके ख़िलाफ़ अदम इत्मीद आए, उसको उसकी पार्टी के अंदर से जो है वो उसको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ एक अब क़यादत की तब्दीली जो है वो लाजमी हो चुकी है, क्योंकि शिकस्त जो होती है ना वो उसको संभाला देना बहुत मुश्किल काम होता है और मोदी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, बहुत बुरी तरह इंडिया को शिकस्त हुई है।
वो अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वो जितने मर्जी ढकोसले बना ले, जो मर्जी वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत ही होती है। वो उनके अवाम भी मुतमईन होने को तैयार नहीं, और आलमी सतह पर तो किसी सूरत में भी, क्योंकि ये देखें हमारे जैसे लोग तो फिर भी जो है वो चुटकुलों पे और चरब ज़बानी पे शायद इतबार कर लें, और जो एक खुद साख्ता किस्म की दलीलें हैं उस पर इतबार कर लें, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर जबकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उसमें तो एक एक लम्हा और एक एक रद्द अमल जो है वो रिकॉर्ड होता है, और वो उस दलाइल के बगैर बात ना करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। तो उसमें उनको मुतमिन करना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। तो ना तो आलमी सतह पर जो है वो इनका अब ये गलत बयानियाँ चल सकता है, इनका झूठ चल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस पर जो है मोदी की गुफ्तगू पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। बैनुल-अक़वामी मीडिया और बैनुल-अक़वामी अदारे जो हैं, मेरा ख्याल है कि वही इसके लिए काफ़ी हैं। इसका जवाब वो खुद देंगे कि और बिलाशुबा पाकिस्तान के सलाहियतों का इतराफ़ जो है वो सरेआम हो रहा है, उसमें किसी शक और शुबे की बात नहीं। जी सर, एक बात मैं करूँ जी फरमाएं। एक तो ये है कि वाहिद जंग है 88 घंटे की जंग, 88 आवर्स। ठीक। अच्छा, इस जंग ने उड़ा करके रख दिया है, फैसला कर दिया सही, हाई टेक, और उसको मजबूर कर दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें कोई खतरा नहीं है इस वक्त। ठीक। हमें अगर खतरा है तो BLA वो सेक्टर से खतरा है जी। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, वहां से कार्रवाइयां शुरू होगी, ये वहां से प्रॉक्सी करेगा। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला तय हो गए हैं, अफगानिस्तान के साथ मामला हमारे बिल्कुल तय हो गए, और उसने मतलब है कि अमन की यकीन दहानी कराई है उस हवाले से अपने बॉर्डर से। लेकिन BLA से खतरा है, क्योंकि BLA प्रॉक्सी है इसकी, ये BLA को इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे जो पॉलिटिकल फोर्सेस है इनको चाहिए कि अभी मुत्तहिद रहे। पार्लियामेंट के दौरान ये नहीं है कि ये चंद दिनों के बाद वही बाकमाल सर्विस प्रक्रिया पेशकश जो एक दूसरे को पेश करते हैं वो शुरू न करें, अभी मुतमईन रहे, क्योंकि अभी जंग जारी है। ये जंग हमने जीतनी है, आखिरी हद तक हमने लड़ना है इसके साथ डिप्लोमेटिकली। तो वो हमें एक वो मैसेज जाना चाहिए जो मैसेज जंग के दौरान किया हुआ है। बाकी इसने कुछ भी नहीं करना है। हमारा गारंटर से ताल्लुक है, हम गारंटर के सामने बात रखें, और गारंटर को भी पता है कि अब साउथ एशिया में कई जो है ना ममालिक के इंटरेस्ट है। ठीक ठीक। अच्छा जी बंगी साहब, चूंकि आखिरी 1 मिनट रह गया है, आप गुफ्तगू करेंगे, कोई आप बात करना चाहते हैं या कि मैं सर आप क्लोजिंग करें? अच्छा जी नाजरीन, चूंकि अल्लाह ताला ने एक पाकिस्तान को मौका दिया है, आज कौम पूरी यूनाइट है, और ऐसे मौके जो हैं वो कभी कभी आते हैं। इसके लिए चूंकि एक जंग के बाद हमने बड़े अरसे के बाद जो है वो कौम एक पेज पर फिर दोबारा इकट्ठी हुई है, तो इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक तो पाकिस्तान को जो है वो ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे दोबारा हम मुनाफरत की तरफ ना जाएं, और ख़ास करके हमें अपने सरहदों पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए, और किसी भी ख़ास करके मगरबी सरहद को मजबूत करने की ज़रूरत है। जिस तरफ बंगई साहब ने इशारा किया कि इंडिया बहुत शातिर और चालाक है, वो अब कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी और ज़राए से जो है अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की जाए, कमज़ोर करने की, पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश की जाए। इसके लिए वो फिनांस भी करेगा और इसके लिए वो लोगों को इस्तेमाल भी करेगा। अब हमें इस पर तवज्जो देनी, चूँकि एक पाकिस्तान इस वक्त पूरी कौम बड़ी हाई मोराल पे खड़ी है, तो इसको हमें डैमेज नहीं होने देना चाहिए। अब हम जो भी करेंगे वो कौम उस पर जो है वो आमीन कहेगी। तो सबसे पहले तो हमें दहशत गर्दी से निपटने के लिए जो है वो रूथलेस किस्म के इक़दामात करने चाहिए, और उसके बाद हमें सियासी तौर पर जो है वो आपस में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना चाहिए। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट मौजूद है, तो मेरा ख़्याल है कि अब हमें पार्लियामेंट पर इत्माद करना चाहिए और वहाँ मामलात को लेकर आगे चलना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।